एवरीवन, मैं कपिल कादयान योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लेके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के अंदर हर बार पूछ लिए जाते हैं। तो डिटेल में वो सभी क्वेश्चंस आज करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी चैप्टर वाइज नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर ऑन आयनिक कंडक्टेंस, कि आयनिक कंडक्टेंस के केस में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है बच्चों। तो इसका आंसर आप राइट डाउन करोगे, द आयनिक कंडक्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज द डिग्री ऑफ ए डिसोसिएशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आंसर में आपने क्या लिखा कि जब आयनिक कंडक्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज इन ए टेम्परेचर। तो ये 1 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट इज ए प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होता है, गिव एन एग्जाम्पल, उसका आपने एग्जाम्पल भी देना है। तो प्राइमरी सेल क्या होता है बच्चों, देखिए कि ए प्राइमरी सेल इज द वन इन विच ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन अकर ओनली वन, द सेल बिकेम डेड आफ्टर सम टाइम, कैन नॉट बी यूज अगेन, इज नोन एज ए प्राइमरी सेल। इसका जो एग्जाम्पल रहेगा आपके पास वो ड्राई सेल रहेगा। जो प्राइमरी सेल होते हैं जिसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन ओनली 1 टाइम होती है, आफ्टर डेड होने के बावजूद उसका यूज़ नहीं कर सकते, दिस इज नोन एज ए प्राइमरी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए कि कैन ई नोट सेल और स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर ए रिएक्शन फॉर ए सेल रिएक्शन एवर बी इक्वल टू जीरो। क्या ये इक्वल जीरो के इक्वल होती है? नहीं। तो इसका आंसर आपने क्या देना बच्चों, नो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करते हैं कि वाई इज़ द अल्टरनेटिंग करंट, जिसको एसी कहते हैं, यूज फॉर मेजरिंग ऑफ ए रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो इस केस में आपने आंसर राइट डाउन करना है कि जो एसी करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट इज यूज टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रोलिसिस। वो किससे प्रिवेंशन करता है बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस से, कि सो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ए आयंस ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यहाँ से देख लीजिए, अल्टरनेटिंग करंट इज यूज टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलिसिस सो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ए आयंस इन द सॉल्यूशन रिमेन्स क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ विल द पीएच ऑफ द ब्राइन। ब्राइन किसे कहते हैं बेसिकली बच्चों, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को कहते हैं, बी इफेक्टेड व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। तो इस केस में आंसर आप क्या लिखोगे कि पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इंक्रीज एज NaOH इज फॉर्म्ड इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो देखिए इसमें क्या बोला गया कि जो पीएच होती है हमारे पास, दिस इज ए पावर ऑफ ए हाइड्रोजन, वो सॉल्यूशन की इंक्रीज होती है एज जैसे ही NaOH फॉर्म्ड होता है किसके अंदर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अनलाइक ए ड्राई सेल द मर्करी सेल हैज ए कांस्टेंट सेल पोटेंशियल थ्रू आउट इट इज़ ए यूजफुल लाइफ वाई। अब इसका आंसर क्या देना है आपने कि आयंस आर नॉट इवॉल्व इन ओवरऑल रिएक्शन ऑफ ए मर्करी सेल। तो देखो बच्चों क्या था इसके अंदर कि अनलाइक जो ड्राई सेल होते हैं, मर्करी सेल, उनकी सेल पोटेंशियल क्या होती है, ऑलवेज कांस्टेंट रहती है पूरी लाइफ के लिए। तो इसका आंसर आपने क्या दिया कि जो आयंस इज नॉट इवॉल्व, उसके अंदर कोई भी आयंस इन्वॉल्व नहीं होते इन ओवरऑल सेल रिएक्शन के अंदर ऑफ ए मर्करी सेल के अंदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट हमारे पास है, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच ऑफ ए सेल रिएक्शन इज कॉपर प्लस 2Ag पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू 2Ag प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस। अब इस केस में हम यहाँ पर बच्चों क्या लिखते हैं, हमेशा जब सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं यहाँ पर हमारे पास होते हैं एनोड, उसके बाद एनोड आयंस, उसके बाद सोल्ट ब्रिज जो डबल वर्टिकल लाइंस होती है, उसके बाद कैथोड आयंस होते हैं एंड सिंगल वर्टिकल लाइन, दिस इज ए कैथोड। अब यहाँ पर जो हम बात करते हैं, कॉपर ने यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज किए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कॉपर यहाँ पर क्या आ गया, एनोड आ गया, दिस इज ए एनोड आयंस, मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन, दिस इज ए सोल्ट ब्रिज। उसके बाद फिर ये कैथोड आयंस, उसके बाद ये हमारे पास फिर क्या आ गया, कैथोड सॉलिड आ गया। तो ये इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन थी जिसको गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया गया है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ए कैटलिस्ट ऑन ए, कि क्या इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर बच्चों, गिब्स एनर्जी के ऊपर, जिसको हम डेल्टा जी कहते हैं। एंड सेकंड इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। तो गिब्स एनर्जी पे कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ से लर्न कर लीजिए बच्चों, नो इफेक्ट ऑन ए गिब्स एनर्जी का आपको मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं होता कैटलिस्ट के केस में। नेक्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी के केस में बच्चों क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी जब भी हम किसी रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट डालते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी उस रिएक्शन की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। याद रखना आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
कि फॉर द गिवन सेल, आपको ये सेल दे दिए, ये बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है बच्चों क्वेश्चन, कि लेड स्टोरेज सेल, मर्करी सेल, फ्यूल सेल एंड ड्राई सेल, कि आंसर ऑफ द फॉलोइंग, कि विच सेल इज यूज इन ए हीरिंग एड्स, कि हीरिंग एड के अंदर किस सेल का यूज़ किया जाता है बच्चों, यहाँ से आप आंसर लर्न कर लीजिए, मर्करी सेल का यूज़ किया जाता है। कि विच सेल हैज़ यूज इन ए अपोलो स्पेस प्रोग्राम, कि अपोलो स्पेस प्रोग्राम के अंदर किस सेल का यूज़ करते हैं बच्चों, वो है फ्यूल सेल, जिसको हाइड्रोजन H2O2 फ्यूल सेल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड इसके अंदर कि विच सेल इज़ यूज इन दी ऑटोमोबाइल और इन्वर्टर, तो इन्वर्टर और ऑटोमोबाइल के अंदर कौन सा सेल होता है बच्चों, वो रहेगा लेड स्टोरेज सेल बोलते हैं इसको, या लेड स्टोरेज बैटरी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन कि विच सेल डज नॉट हैव ए लॉन्ग लाइफ, कि किस सेल की लॉन्ग लाइफ नहीं होती, तो उसका आंसर आपने क्या लिखना है, ड्राई सेल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली 2 मार्क्स में एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों कि राइट द नेम ऑफ ए सेल, कि विच इज़ जनरली यूज इन ए हीरिंग एड्स, कि उस सेल का नाम बताइए जो कहाँ यूज़ किया जाता है, हीरिंग एड्स के अंदर। अभी आपने पढ़ा कि हीरिंग एड के अंदर कौन सा सेल यूज़ करते हैं बच्चों, मर्करी सेल यूज़ करते हैं। कि राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड, तो उसकी आपने रिएक्शन लिखनी है कहाँ पर, एनोड के केस में और कैथोड के केस में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम्स में ऐसे ही पूछे जाते हैं कि एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिख के बताइए सेल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, तो इसकी रिएक्शन हमारे पास रहेगी। तो अभी पता लगा हमें ये क्या है, मर्करी सेल। तो बच्चों इस केस में जो एनोड की रिएक्शन है इसको डायरेक्टली आप लर्न कर लीजिए बेशक। तो इसके अंदर हम क्या लेके चलते हैं, जिंक अमलगम, तो ZnHg लेते हैं जिंक अमलगम, प्लस इसके अंदर क्या डालते हैं बच्चों, बेस डाला जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइज यूज़ किए जाते हैं OH नेगेटिव आयंस, तो 2OH ले लिया आपने। तो फॉर्मेशन यहाँ से किसकी बनेगी, ZnO, तो ये जिंक ऑक्साइड निकलेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। यदि कैथोड की रिएक्शन की बात करते हैं तो बच्चों इसमें मर्करी ऑक्साइड के साथ यही वाटर मॉलिक्यूल दोगे और यही 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाओगे आप, तो इसमें से आपका क्या निकलेगा, मर्करी निकलेगा प्लस 2OH नेगेटिव। अब यहाँ से जो कट रहा है बच्चे उसको काट देते हैं, 2OH नेगेटिव से 2OH नेगेटिव कैंसिल हो गया, वाटर मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या बनेगी, जिंक अमलगम प्लस Hg, मर्करी ऑक्साइड कन्वर्ट इनटू ZnO प्लस Hg के अंदर। सो दिस इज ए मर्करी, ये मर्करी की रिएक्शन है बच्चों, मर्करी शेल की, जिसके अंदर आपने एनोड और कैथोड की ओवरऑल रिएक्शंस अक्कर की। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, स्टेट कोलरास लॉ ऑफ ए इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, कि वाई डज द कंडक्टिंग ऑफ या कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज विद ए डाइल्यूशन। तो देखो बच्चे इसमें कि व्हाट डू यू मीन बाय कोलरास लॉ फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन क्या होता है, और कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन क्यों होती है, इसका रीजन भी देना है आपने। तो आंसर क्या लिखोगे आप, सबसे पहले डेफिनेशन कोलरास लॉ कि स्टेट दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट की कैन बी रिप्रेजेंटेड। अब इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंटेड करोगे कि एज द सम ऑफ ए इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कैटायन और एनायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कि जो कोलरास लॉ होता है बच्चों उसमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकाला जाता है किसकी, इलेक्ट्रोलाइट्स की, रिप्रेजेंटेड बाय, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, सम ऑफ ए इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन और एनायन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कि मतलब इसमें कंट्रीब्यूशन होता है किसका भाई, इलेक्ट्रोलाइट्स का, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में जो भी कैटायंस बनते हैं और जो भी एनायंस बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन ए डिसोसिएशन, यदि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन होती है, वो टूटता है आयंस के अंदर, गिव्स इज ए न्यू पॉजिटिव कैटायंस और न्यू नेगेटिव एनायंस, देन इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, तो इसको हम डेल m नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज ए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये इज इक्वल टू क्या होगी बच्चों, न्यू पॉजिटिव, इसको हम बोलेंगे कैटायंस की डिसोसिएशन, और प्लस लैम्बडा नोट प्लस न्यू नेगेटिव, दिस इज ए एनायंस, और ये लैम्बडा यहाँ पर क्या आ जाएगा, नोट, ये नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो लैम्बडा नोट पॉजिटिव है, लैम्बडा नोट नेगेटिव है, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए कैटायन और एनायंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बच्चों, कोलरास लॉ फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। ये क्या बताया गया कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो रिप्रेजेंट करती है इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कैटायन और एनायन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो यही इसकी डेफिनेशन बनती है। उसके बाद इसमें पूछा गया था बच्चों, जो कंडक्टिविटी होती है सॉल्यूशन की, वो डिक्रीज विद डाइल्यूशन होती है, तो उसका रीजन क्या दोगे आप, कि कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज विद ए डाइल्यूशन, कि डाइल्यूशन के केस में जब डाइल्यूट होता है तो उस केस में क्या होती है भाई, मोलर जो कंडक्टिविटी है सॉल्यूशन की वो डिक्रीज होती है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ ए नंबर ऑफ ए आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं दैट कैरी दी करंट, वो करंट को कैरी कर लेते हैं इन ए सॉल्यूशन डिक्रीज विद ए डाइल्यूशन,
जब वो सॉल्यूशन क्या बनता है बच्चों, डाइल्यूट बनता है, उस केस में जो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये इसका रीजन दोगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डू मीन बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। तो इसका आंसर आपने क्या लिखना है कि व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो द मोलर कंडक्टिविटी रीचेज एट ए लिमिटिंग वैल्यू इज नोन एज ए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इट इज़ डिनोटेड बाय डेल एम नोट। तो देखो क्या बोला गया इसके अंदर, जो कंसंट्रेशन होती है वो अप्रोचेज टू जीरो हो जाती है जब मोलर कंडक्टिविटी कहाँ पर पहुँच जाती है, लिमिटिंग वैल्यू पे। तो उस उसे क्या बोला जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको डेल एम नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टेल द रिड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग Ag, कॉपर, आयरन, पोटासियम, मैग्नीशियम एंड क्रोमियम। तो बच्चों यहाँ पर अब आपने बताना है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब रिड्यूसिंग एजेंट की यदि बात करें तो ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करता है, ऑक्सीजन का ऐड होना और यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूव होना। अब इस केस में आंसर आपने क्या लिखना है कि मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको ई नोट कहते हैं, ऑफ ए मेटल मीन्स द रिडॉक्स कपल इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसकी ई नोट की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी वही स्ट्रॉन्गर क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ई नोट की वैल्यू नेगेटिव होती है वो किसकी होती है, पोटासियम की, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर आफ्टर दैट इज ए क्रोमियम, आयरन एंड उसके बाद क्या है हमारे पास कॉपर, एंड लास्ट में क्या रहेगा, Ag। तो यहाँ पर जो मोर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन सा रहेगा आपके पास, जिसकी ई नोट वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, और नेगेटिव भी मोर नेगेटिव होती है, वो ज़्यादातर क्या होते हैं बच्चों, सारे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। इधर वाले जो बच्चे होते हैं ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल हाउ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिस्टिंग्स, कि कैसे स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। तो इसके आंसर में आपने क्या लिखना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिस्टिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ ए डाइल्यूशन, मतलब इसको डाइल्यूट की फॉर्म में आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर जो रहेगा बच्चों कि द वैल्यू ऑफ ए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज स्लोली, कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो वैल्यू होती है बच्चों किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की, वो इंक्रीज स्लोली होती है विद डाइल्यूशन। वाइल इन केस ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, यदि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके अंदर जो वैल्यू होगी मोलर कंडक्टिविटी की वो डिक्रीज होगी, क्या होगी बच्चों, वो डिक्रीज होगी स्टेडली ऑन दी डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के केस में एस्पेशली ए लो कंसंट्रेशन, क्योंकि उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो काफ़ी कम होती है। तो इसको यहाँ से देख लीजिए, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से आपने लर्न अप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा बच्चों, गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द इक्वलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस, कि इक्वलेंट मोल, यहाँ पर रिलेशन किसके बीच में बताना है, इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस के बीच में। तो ये हमारे पास होता है डेल एम, डेल एम को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, इज इक्वल टू कंडक्टिविटी कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी। अब इस केस में यदि बच्चों आपने इसको क्या करना है, इक्विवेलेंट करना है